नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज हमारी चल रही है, उसी सीरीज में अगला पार्ट आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो कि आने वाली आपके सीटेट, एमपीटेट और अदर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए और बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हमारे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, COP 28 जैसे सम्मेलन किस विषय पर आधारित होते हैं? कृषि सुधार पर, शिक्षा नीति पर, या फिर है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संधियों पर, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो COP 28 जैसे सम्मेलन होते हैं ये आधारित होते हैं यहाँ पर हमारी जो जलवायु परिवर्तन और उसके लिए जो वैश्विक संधियां की जाती है उन पर ये सम्मेलन आधारित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संधियों पर आधारित होंगे। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अब कॉप जो होगा उसकी डिटेल्स की बात हम अगले प्रश्न में करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एक और प्रश्न इससे संबंधित आएगा, वहां पर इसकी डिटेल को समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न को साथ लेते हैं और देखते हैं, बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रदूषक के साथ में सबसे अधिक देखी जाती है? यहाँ पर है प्लास्टिक, पारा, नाइट्रेट या फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोमैग्निफिकेशन की जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पर देखी जाएगी। जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा हमारा पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। और कभी कभी जो है एग्जाम में नाम ना दे करके इनके जो प्रतीक है वो दे दिए जाते हैं, तो इसे Hg से हम प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी के अंतर्गत इसे Hg से दर्शाया जाता है। तो आप इसको नाम को मरकरी या पारा या Hg ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे संक्षिप्त में SDGs के नाम से जाना जाता है, ये निम्न में से कौन सा लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से नहीं जुड़ा है? देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ये हमारे जो पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण विकास, सतत विकास के लिए जो गोल्स तय किए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा लक्ष्य यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से नहीं जुड़ा है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर है स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु पर कार्रवाई। तो देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए तो एक विकल्प जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित यहाँ पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। और बाकी यहाँ पर बात की जाए स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई, जलवायु पर कार्रवाई, ये सभी जो हैं SDGs के लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की सतह से सभी जीवाणु हटा दिए जाएं तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाएगी? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वाष्पीकरण। तो देखिए यदि पृथ्वी से सभी बैक्टीरिया, जीवाणुओं को हटा दिया जाएगा तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है पौधों की जड़ों में जो गांठें होती है उसमें ये जीवाणु ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये प्रोसेस होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित करने का कार्य ये जीवाणु करते हैं और पौधों को देते हैं, पौधे उसका उपयोग अपनी ग्रोथ में करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट को घोषित करने के लिए किन दो मापदंडों का प्रयोग होता है? यहाँ पर है तापमान और वर्षा, प्रजातियों की दुर्लभता और उसका आर्थिक मूल्य, स्थानिक प्रजातियों की संख्या और निवास की हानि, और डी है यहाँ पर वनों की घनता और पानी की उपलब्धता। तो यहाँ पर बात की जाए कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए जो दो मापदंड प्रयोग होते हैं वो है स्थानिक प्रजातियों की संख्या और निवास की हानि। तो यहाँ पर
ऑप्शन सी यहां पर हमारा होगा उत्तर। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। किस प्रजाति को की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है? जो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में हो, जिनका पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव होता है, जो लुप्त प्राय हो, जो केवल एक देश में पाई जाती हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रजाति को हम की स्टोन स्पीसीज कह सकते हैं जिसका कि पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव हो, उसे हम यहाँ पर की स्टोन स्पीसीज कह सकते हैं। और यहां पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र का आईपीसीसी किससे संबंधित है? तो यहां पर है परमाणु ऊर्जा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक व्यापार। तो यहां पर ये संबंधित होगा जलवायु परिवर्तन पर, और इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। आगे देखिए, किस गैस की मौजूदगी एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यहां पर अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है CO2, NO2, SO2 और CH4H2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है ये NO2 और SO2 के लिए जिम्मेदार होती है गैसें। यहाँ पर इन गैसों की मौजूदगी से अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पर NO2, तो निश्चित रूप से ये उसमें पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि वर्षा के रूप में इसमें गिरते हैं। आगे देखिए, किस पर्यावरण संधि ने जैव विविधता की रक्षा को वैश्विक स्तर पर कानूनी दर्जा दिया है? तो देखिए, उस पर्यावरण संधि के बारे में बात करना है जिसमें जैव विविधता की रक्षा को वैश्विक स्तर पर कानूनी दर्जा दिया। क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जैव विविधता सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन है? तो यहां पर हम कह सकते हैं वो होगा जैव विविधता सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। नेचुरल कैपिटल का अर्थ क्या होता है? मुद्रा में निवेश, पर्यावरणीय संसाधनों की कुल संपत्ति, ग्रीन हाउस गैसों की सूची, वन्य जीवों की सूची। तो यहां पर हम कह सकते हैं पर्यावरणीय संसाधनों की जो कुल संपत्ति होगी उसे हम प्राकृतिक पूंजी यहां पर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परिप्रेक्ष्य में कैरिंग कैपेसिटी शब्द का सही तात्पर्य यहां पर क्या होगा? अधिकतम ऊर्जा का स्तर है या किसी पर्यावरण के द्वारा वहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या, आर्थिक उत्पादन सीमा या मनुष्य के द्वारा उपभोग की गई अधिकतम मात्रा? तो यहां पर बात की जाए कैरिंग कैपेसिटी की, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यहां पर होगा किसी पर्यावरण के द्वारा वहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या। यहां पर ये कैरिंग कैपेसिटी को हमें क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में देखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है एंडोक्राइन डिसरप्टर यहां पर का पर्यावरण संदर्भ में क्या प्रभाव है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, हार्मोन प्रणाली में हस्तक्षेप करके जैविक असंतुलन पैदा करते हैं, तापमान को कम करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन प्रणाली में हस्तक्षेप करके हमारे जो जैविक असंतुलन होता है उसको ये पैदा करते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर। अगले प्रश्न की बात की जाए तो यहां पर है इकोटोन का सबसे अच्छा प्रयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? रेगिस्तान, जंगल और घास भूमि के बीच का क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला, समुद्री तट। तो देखिए, यहां पर इकोटोन की बात जो करते हैं तो इकोटोन का सबसे अच्छा यहां पर उदाहरण हो सकता है जंगल और घास भूमि के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होगा उसे हम यहां पर कहेंगे इकोटोन, और इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की स्थिति की रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यहां पर है NGT, इसरो, FSI, MOE, FCC। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहेंगे FSI, और उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये भारत में वनों की स्थिति की रिपोर्ट जारी करती है
यहाँ पर FSI। अगला प्रश्न है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए एक प्रश्न पहले भी हमने देखा था जो इसी से संबंधित था। तो यहाँ पर कोप जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर अध्यक्षों का सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और का संबंध किस विषय से है? तो यहाँ पर इसके ऊपर वहां पर भी हमने बात की थी कि ये COP21 जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर जो वैश्विक संधियां होती हैं, तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा संबंध जो होगा खाद्य सुरक्षा, जल नीति, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता, उपभोक्ता अधिकार। तो उत्तर यहाँ पर होगा जलवायु परिवर्तन पर जो वैश्विक वार्ताएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, संधियां होती हैं, उनका संबंध यहाँ पर होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ताओं से। चलिए अगले प्रश्न को देखें और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सतत विकास का सबसे उपयुक्त वर्णन है। यहाँ पर केवल आर्थिक विकास, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ियां प्रभावित ना हो, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए उत्पादन और सामाजिक समानता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा इस प्रकार से पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियां जो है ये इनसे प्रभावित ना हो। तो यहां पर हम ऑप्शन बी को कह सकते हैं सतत विकास के उपयुक्त वर्णन को। अगला प्रश्न है जलवायु स्मार्ट कृषि, यहां पर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जैविक खाद का प्रयोग है, कम सिंचाई है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, केवल हाइब्रिड बीजों का उपयोग करना। तो यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लवक की संख्या में गिरावट का महासागर के पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा? देखिए प्लवक जो होते हैं इनकी संख्या की गिरावट में जब गिरावट होगी तो महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा उस पर प्रभाव, जल अधिक साफ होगा, समुद्री जैव विविधता में गिरावट आएगी, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, कार्बन का अवशोषण बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्री जो जैव विविधता होगी उसमें गिरावट आएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। रेडॉन गैस प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? पेंट, कीटनाशक, मृदा में यूरेनियम का क्षय या सिंथेटिक प्लास्टिक। तो यहाँ पर कह सकते हैं मृदा में यूरेनियम का क्षय, क्योंकि रेडॉन जो है ये एक प्रकार की रेडियो एक्टिव गैस होती है। तो यहाँ पर मृदा में यूरेनियम का क्षय इसका उत्तर होगा। ग्रीन टैक्स लगाने के उद्देश्य क्या है? किसानों से अतिरिक्त वसूली, पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई, पर्यटन बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्यावरण नुकसान की भरपाई, ये ग्रीन टैक्स लगाने का यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि सूचकांक का उपयोग पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर है HDI, EPI या CPI या MPI। तो यहाँ पर बात की जाए EPI जो कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा और इसी का उपयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी नदी का pH लगातार 5.0 से कम आ रहा है तो इसका प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? देखिए pH जो होता है ये अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए पैमाना होता है। तो इस नदी में क्या कारण हो सकते हैं? जैविक कचरा, अम्लीय वर्षा, शहरी अपशिष्ट, भूजल रिसाव। तो यहाँ पर उत्तर होगा अम्लीय वर्षा। जी हाँ, pH का मान जब 7 से कम होता है तो यहाँ पर 7 से कम होता है तो वो चीजें यहाँ पर अम्लीयता को दर्शाती हैं, और 7 से जब अधिक होता है तो वहां पर स्थिति जो होती है वो क्षारकता को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अम्लीयता इसका कारण होगा। आगे देखिए साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो साइलेंट वैली की बात की जाए तो यहाँ पर बाघों की जनसंख्या है या जैव विविधता का संरक्षण के लिए, कोयला खनन के लिए या फिर जनजाति आंदोलन। तो यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए साइलेंट वैली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता भरपूर होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है लवण सहिष्णु पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, होलोफाइट्स या मेसोफाइट्स।
तो देखिए लवण सहिष्णु मतलब जो लवणीय मृदा में भी पौधे जो होते हैं ये उग सकते हैं, वहां पर भी ये पनप सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं इनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं और इसके लिए विकल्प सी हमारा इसमें उत्तर होगा। यदि सभी मेंढक एक पारिस्थितिक तंत्र से गायब हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मच्छरों की संख्या में वृद्धि होगी, पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी, सांपों की संख्या बढ़ेगी या फिर मिट्टी की उर्वरता घटेगी। तो देखिए यदि पारिस्थितिक तंत्र से मेंढक जो है वो गायब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और इसके लिए विकल्प एक हमारा उत्तर है। प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स समुद्र में सबसे अधिक किससे आते हैं? बोतलें, टूथपेस्ट और सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, प्लास्टिक बैग। तो देखिए माइक्रो पार्टिकल्स समुद्र में सबसे अधिक जो आते हैं वो आते हैं टूथपेस्ट और सौंदर्य प्रसाधन से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पर है जल उपयोग, भूमि क्षरण को एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जा रहे संसाधनों की मात्रा या फिर है जैव विविधता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जा रहे संसाधनों की जो मात्रा है वही यहाँ पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है EIA यहाँ पर की मुख्य भूमिका क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये है और इसकी भूमिका की बात की जाए जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरणीय कानून बनाना, किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान, यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा जो है ये किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई? यहाँ पर COP27, G20 इंडिया 2023, स्टॉकहोम 50 और IPCC AR6। तो यहाँ पर हम बात करें ये अवधारणा जो थी G20 इंडिया 2023 इसमें ये प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा इसमें अगला प्रश्न आता है, यदि किसी वन क्षेत्र में शीर्ष शिकारी को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? जैव विविधता बढ़ेगी, शाकाहारी प्रजातियों की संख्या संतुलित होगी या पारिस्थितिक तंत्र स्थिर होगा, प्रदूषण घटेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी वन क्षेत्र में जो शीर्ष शिकारी होगा उसको हटा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से शाकाहारी प्रजातियां जो होगी उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो असंतुलित हो जाएगी और इसके लिए विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर होगा। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है बच्चों को परीक्षा पास कराना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाना, केवल पेड़ लगाना, वन्य जीव संरक्षण करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही हमारी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। किस कानून के अंतर्गत भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य किया गया? वायु अधिनियम, जल अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है जिसके अंतर्गत यहाँ पर भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, पृथ्वी पर वनों की सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर देखने को मिलती है? टुंड्रा, टेम्परेस्ट फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यह मैंग्रोव वन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जहां पर जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, UNEP का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, नैरोबी है, पेरिस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं UNEP का मुख्यालय स्थित होगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक ने किस पर्यावरणीय मुद्दे को उजागर किया है? वनों की कटाई, रासायनिक कीटनाशकों का दुष्प्रभाव, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को यहाँ पर पुस्तक ने उजागर किया है। आगे देखिए, वाटर फुटप्रिंट
का अर्थ क्या होगा? नदी का बहाव, वर्षा की मात्रा, किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग हुआ जल, जल संरक्षण का तरीका। तो यहां पर हम कह सकते हैं वाटर फुटप्रिंट का अर्थ होता है किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग हुआ जल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर उत्तर होगा। यदि सभी गिद्ध एक क्षेत्र से लुप्त हो जाएं तो निम्न में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? कीटों की संख्या, मांसाहारी पशु, सड़ते शवों की संख्या या पेड़ पौधों की वृद्धि। तो देखिए, गिद्ध जो होते हैं ये मांसाहारी जीव होते हैं और जब निश्चित रूप से ये लुप्त हो जाएंगे तो सड़ते हुए शवों की संख्या में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। इनकी संख्या पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। NIMBY सिंड्रोम किससे संबंधित होगा? रिन्यूएबल ऊर्जा के प्रयोग से, जलवायु परिवर्तन के विरोध से, कचरे के निपटान के विरोध से या जैव विविधता के संरक्षण से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कचरे के निपटान के विरोध से, यहां पर यह संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लाल डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है WWF, IUCN, UNEP, IPCC। तो यहां पर हम कह सकते हैं IUCN जो होगा ये रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से भूमिगत जल का स्तर पुनः भरता है? वाष्पन, वर्षा जल संचयन अथवा भूगर्भीय चक्र। तो यहां पर हम कह सकते हैं वर्षा जल संचयन, यहां पर हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे कम घनत्व जो है वो किस प्रकार की पारिस्थितिकी में पाया जाता है? तो यहां पर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। टुंड्रा, मैंग्रोव, पर्वतीय घास। तो टुंड्रा जो होगा यहां पर जैव विविधता का सबसे कम घनत्व जो होगा ये पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। दोस्तों यहां पर आज के जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।